मार्क्सवाद भाग दो। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम मार्क्स के अगले सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अंत में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो इस अंक में हम इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत मानवीय विकास को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को ऐतिहासिक विकास पर लागू करने के मार्क्स के प्रयासों को हम इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इतिहास या समाज का विकास द्वंद्व की प्रणाली से होता है और भौतिक पदार्थ उस विकास को चलायमान करते हैं। यह इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है। इस सिद्धांत को आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास की आर्थिक व्याख्या जैसे नामों से पुकारा गया है। मार्क्स के अभिमत में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र हैं और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। इस विवरण से हमें ज्ञात होता है कि मार्क्स इतिहास को आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन का परिणाम मानते हैं। इतिहास दो राजाओं का संघर्ष नहीं है। मार्क्स के अनुसार ये आर्थिक अवस्था में होने वाले, जैसे आर्थिक अवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उस समाज का राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो मार्क्स ने इतिहास को भौतिकवाद के आधार पर अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उसको वो बताते हैं कि उत्पादन की प्रणाली में जैसे ही परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार ही इतिहास भी परिवर्तित हो जाता है और समाज में परिवर्तन हो जाता है। तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है और सामाजिक संबंधों में भी उसके अनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों का निर्माण हो चुका है जो नई व्यवस्था के अनुकूल नहीं होते। उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज के इतिहास को मार्क्स ने 5 युगों में बांटा है। मार्क्स ने अब तक के इतिहास को उत्पादन की प्रणाली में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 5 भागों में बांटा है, जिनमें पहला है आदिम साम्यवादी युग। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक आर्थिक अवस्था एक साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य कंद मूल फल शिकार से अपना पेट भरता था। शिकार द्वारा पेट भरने की इस स्थिति ने सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलजुल कर शिकार करते थे और मिलजुल कर ही उसे खाते थे। उस समय पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता थी। उस समय ना कोई परिवार था, ना समाज था, ना राज्य था। आगे चलकर प्रकृति ने मानव के अंतर्द्वंद्वों से ने औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने
आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधा उगाना सीखा। अर्थात वह खेती करना सीख गया। इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अलग अलग कबीलों के अलग अलग पेशे हो गए और दूसरी तरफ कबीले आपस में लड़ाई करने लगे। एक तो नए कामों से पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उस पर लड़ाई की मांग पूरी करने के लिए अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ता था। इन लड़ाइयों में हारे हुए लोगों को गुलाम बनाकर उनसे काम लिया जाने लगा। इस प्रकार सामाजिक कार्य के बंटवारे ने समाज को ही बांट दिया। समाज दो वर्गों में बंट गया, मालिक और दास। अब समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया जो दूसरों की मेहनत पर जिंदा रहता है। इसके बाद दूसरी अवस्था है दास युग। प्रारंभ में साम्यवादी अवस्था थी, इसके पश्चात व्यवस्था बदली और दास युग का प्रारंभ हुआ। कृषि व्यवस्था के साथ वैयक्तिक संपत्ति का श्री गणेश हुआ। साथ ही श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन ने परजीवियों को जन्म दिया। कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को दास बनाकर शारीरिक श्रम के कार्य उनसे लेने लगे। वे अपना समय आमोद प्रमोद, विद्या, कला, राजनीति में बिताने लगे। आदिम वर्गहीन समाज अब स्वतंत्र नागरिकों और दासों के दो वर्ग में विभक्त हो गया। दास युग में मालिक का दास पर वैसा ही हक था जैसे मकान, जमीन या जानवर पर। यूरोपीय इतिहास का अध्ययन करने पर इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हमें प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में देखने को मिलती थी। तीसरा है सामंती युग। इस युग में दास मालिकों की गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वे जमीन के गुलाम बन गए। सामंती युग में राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे। क्योंकि इनका अधिकांश समय युद्धों में बीतता था, अतः उत्पादन का कार्य किसान द्वारा किया जाता था। किसान दास तो न थे, लेकिन तो पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं थे। तो इस प्रकार इस युग में पूंजीपत सामंत और किसान वर्ग का उदय हुआ। आगे है पूंजीवादी युग। इस युग में उत्पादन के नए साधन अर्थात मशीन से उत्पादन होने लगा और पूंजीवादी युग प्रारंभ हुआ। पूंजीवाद को अपना वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति के होने पर प्राप्त हुआ। पूंजीवाद में उत्पादन के साधन, महंगी मशीनें, कल कारखाने आदि थे। सर्वसाधारण को न तो ये साधन सुलभ थे और न वे अपने पुराने हस्त कौशल वाले औजारों को ही चला सकते थे। मजबूर होकर उन्हें अपने श्रम को बेचना पड़ा। इस युग में मजदूर भी अन्य सामान की भांति खरीदे और बेचे जाने लगे। पूंजीवाद ने दासता को मिटाने के बजाय इसे दूसरे रूप में स्थायी बनाया और वह वेतनभोगी दास बन गया। अर्थात इस युग में दो वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। क्योंकि उत्पादन के साधनों पर समाज के छोटे से वर्ग का आधिपत्य हो गया, जो और बाकी के जो लोग मशीनों से अपना उत्पादन करते थे वो सर्वहारा वर्ग कहलाए। और सर्वहारा वर्ग द्वारा किए गए श्रम पर पूंजीपति आश्रित रहते थे और इस प्रकार पूंजीपति पूंजीपति होते चले गए और गरीब गरीब। अगला युग है साम्यवादी युग। पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा के शोषण पर आधारित थी और जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुंचता है और मजदूर को अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आता है तो वह इसके खिलाफ झंडा उठाकर बगावत कर देता है और पूंजीवादी वर्ग को उसके शासन से उखाड़ फेंकता है।
इसको क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। किंतु इस अवस्था से पूर्व एक संक्रमणकालीन युग आएगा जिसमें सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा तथा उत्पादन के साधनों का समाजीकरण किया जाएगा। इस अवस्था की समाप्ति के बाद एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें वर्ग नहीं होंगे, व्यक्ति व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा और राज्य का लोप हो जाएगा। यह समाज अंतोगत्वा राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होगा। इस समाज के अंदर वितरण का सिद्धांत होगा, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। इस प्रकार मार्क्स ने इतिहास के विकास को आर्थिक उत्पादन की प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर माना है। प्रारंभ में वर्गहीन समाज था, फिर दास युग आया, फिर सामंती युग आया, फिर पूंजीवादी युग आया और अंत में साम्यवादी युग। अर्थात जो पहले वाला वर्गहीन राज्यहीन समाज था वो पुनः स्थापित हो गया और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। फिर आगे चल के फिर सभ्यता का विनाश होगा, फिर आदिम साम्यवादी युग से फिर दास युग, फिर सामंती युग, पूंजीवादी युग और साम्यवादी। इस प्रकार इतिहास चलता रहता है। मार्क्स का तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का गहन विश्लेषण किया। उसके अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा समाज के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कानूनी ढांचे तथा विचारधाराओं को निर्धारित करता है। आर्थिक आधार में मुख्यतः उत्पादन की शक्तियां तथा उत्पादन के संबंध शामिल किए जाते हैं। उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज का वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। वर्ग से तात्पर्य वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हों और जिनके साधारण हित एक हों। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए करता है और कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। जैसे पूंजीवादी युग में पूंजीपति का एक वर्ग हो जाता है और जो सर्वहारा वर्ग दूसरा वर्ग हो जाता है। तो हर अवस्था में दो वर्ग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जिनके हित एक जैसे हैं, आर्थिक हित एक जैसे, वो अपना एक वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग संघर्ष से अगला है वर्ग संघर्ष से तात्पर्य संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहे, अपितु इसका केवल इतना अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होगा जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने से वह सर्वदा असंतुष्ट रहेगा। इस असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में असहयोग, हड़ताल आदि द्वारा व्यक्त करता है और जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है जिसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन असंभावी है। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों में आपसी तालमेल, सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता बल्कि वर्गों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। दास युग में मालिक और दास, सामंती युग में सामंत और किसान वर्ग,
और आज के पूंजीवादी युग में आजीविका कमाने के साधनों के आधार पर समाज दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पूंजीपति या बुर्जुआ, दूसरा श्रमजीवी या सरवारा वर्ग। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उससे अधिकाधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यही संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। वर्ग संघर्ष के निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पादन के संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है कि एक वर्ग तो उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लेता है और दूसरा वर्ग उत्पादन के इन साधनों पर अवलंबित होता है। दूसरा है समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, अर्थात दोनों वर्गों में संघर्ष होता है। जो वर्ग शोषित होता है वह शोषक वर्ग के विरुद्ध आंदोलन, हड़ताल, क्रांति करके उस वर्ग से सत्याहत्या लेता है और खुद शासक बन जाता है और अगली अवस्था आती है। इसी प्रकार के क्रम चलता रहता है और समाज विकसित होता रहता है। तीसरा, समाज में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं। जब तक वर्ग चेतना तथा वर्ग संगठन न हो तब तक वर्ग संघर्ष तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ता। अब है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार पूंजीपति पूंजीपति होता है और मजदूर मजदूर रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध किया है कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक डास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बताए हैं। उपयोगिता या उपभोग मूल्य जिसे यूज वैल्यू कहा जाता है, दूसरा विनिमय मूल्य एक्सचेंज वैल्यू। उपयोगिता मूल्य, मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर किया है। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती हैं उसके लिए उपयोगी हैं, अतः वे मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। तो वस्तु उसकी इच्छा को पूरा मूल्यवान है। जो वस्तु उसकी इच्छा को पूरा नहीं करती उसके लिए उपयोगी न होने से कोई मूल्य नहीं रखती। दूसरा है विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले विनिमय हो सके। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु के उत्पादन पर खर्च किए गए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य 10 गज कपड़ा है, तो इसका कारण है कि 5 मन गेहूं पैदा करने में उतना ही श्रम लगता है जितना 10 गज कपड़ा पैदा करने में। अर्थात वस्तु का विनिमय मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है।
हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है तथा अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा काम ज़्यादा करना पड़ता है। हर मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है, जितना मूल्य श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य दो मूल्यों का अंतर है, जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वास्तव में वह पाता है। तो मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य से संबंधित मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में ये बताने का प्रयास किया है कि प्रत्येक मजदूर अपने श्रम के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करता है, किंतु जितना श्रम वह वस्तु उत्पादन में लगाता है उससे कम उसे मिलता है। तो वह अतिरिक्त श्रम जो जिससे लाभ पूंजीपति को होता है, तो वह अतिरिक्त श्रम मजदूर को ना मिलके उसका लाभ पूंजीपति की जेब में चला जाता है और पूंजीपति पूंजीपति होता चला जाता है और मजदूर मजदूर ही रहता है। इस प्रकार इस अवस्था में शोषण बरकरार बना रहता है। धन्यवाद।